हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हैं? आज मैं श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती हूं मोशन लर्निंग में। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 एफ ब्लॉक के तत्वों की। ठीक है, ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें एफ ब्लॉक के तत्वों के लेक्चर नंबर 12 की बात करेंगे। आज हम हमारा लैंथेनाइड्स जो है वो खत्म कर देंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्टिनाइड्स पर होगा। तो आज भाग 3 के ऊपर बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं की। अब देखिए लैंथेनाइड्स जितने भी होते हैं, आपको पता है ना लैंथेनाइड्स कितने होते हैं? 58 से लेकर के 71 तक के जितने भी लैंथेनाइड के बाद लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। लैंथेनाइड की वजह से संकुचन होता है, 32 जो परमाणु क्रमांक है उसका फर्क पड़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। ये सारी चर्चाएं हम लोग जो है वो लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो देखिए लैंथेनाइड्स कैसे होते हैं? 3+ चार्ज वाले, है ना? क्योंकि जब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब आप लैंथेनाइड, क्योंकि लैंथेनाइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है? आप जानते हो कैसा होता है? ज़ीनॉन 4f 5d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और 6s2, है ना? और इसमें 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंथेनाइड्स जो होते हैं बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन और इस d का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और कितना ग्रहण कर लेते हैं? ऑक्सीकरण संख्या +3 ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या +3 ग्रहण कर लेते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या +3 ग्रहण करने की वजह से क्या होता है? इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लैंथेनाइड यहां पर था तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑक्सीकरण अंक नहीं था, यानी कि कैसा था? ये 0 ऑक्सीकरण अंक वाला था। ठीक है, जैसे ही इसको आपने डेल IH दी, भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देनी पड़ेगी ना, और उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? डेल IH, यानी कि आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी जैसे ही आपने दी, क्या हुआ? यहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और ये 3+ में कन्वर्ट हो गया। 3+ में कन्वर्ट होने का मतलब है कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो बढ़ गई। देखो 0 से +3 गई, और ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ही क्या कहलाता है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीकरण हो रहा है। खुद का तो क्या हो रहा है? लैंथेनाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे? अपचायकों की भांति व्यवहार करेंगे। और क्योंकि प्लस चार्ज आया है इसलिए धात्विक प्रकृति भी शो करेंगे, क्योंकि ये कैसे हो जाते हैं? धन विद्युतीय तत्व हो जाते हैं। यानी कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाती है बच्चों? धन विद्युतीय हो जाते हैं, है ना? धन विद्युतीय का मतलब देखो जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी धातुएं होती है, उनके ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उनके धातुओं का गुण क्या होता है? धन विद्युतीय गुण, है ना? धन विद्युतीय होने का मतलब है कि वो धात्विक प्रकृति दर्शा रही है और अपचायक गुण शो कर रही है। क्यों? क्योंकि ये 0 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रही है, यानी कि खुद का इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये अपचायक प्रवृत्ति शो करते हैं, क्योंकि इनका सामान्य विन्यास जो है वो ऐसा होता है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं इनके रासायनिक अभिक्रियाओं में हम कि वायु से भी ये अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना? अब देखो वायु, आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया कि भाई लैंथेनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3+ चार्ज होता है। अब वायु में ऑक्सीजन के साथ में यदि अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है। तो जब भी आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो क्या करते हैं? इसकी टोपी इसके पैर में, इसकी टोपी इसके पैर में लगा करके इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन आप यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो लैंथेनाइड के ऑक्साइड बने, जरूरी थोड़ी ना कि वायु में सिर्फ ऑक्सीजन ही हो। वायु में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वायु में तो नमी भी होती है ना? तो इस नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, यानी कि वायु में उपस्थित नमी तथा नमी होती है ना बेटा, मॉइस्चर। नमी का मतलब क्या होता है? कि जल की छोटी छोटी बूंदें वायु में उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मॉइस्चर। जो तो बरसात के मौसम में हो जाता है ना, घुटन सी होने लगती है, नमी वाला वातावरण हो रहा है, चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, मॉइस्चर वाला मौसम हो जाता है, वो वायु में उपस्थित नमी यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। तो वायु में उपस्थित नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये लैंथेनाइड के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड
ये जो लेंथेनाइड के ऑक्साइड्स जो बने हैं ना, ये ऑक्साइड किनका निर्माण कर लेंगे, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेंगे तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेटों का निर्माण कर लेते हैं। तो वायु में उपस्थित नमी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये लेंथेनाइड्स के ऑक्साइड्स जो हैं वो हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेटों का निर्माण भी कर लेते हैं, निर्माण भी कर लेते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि लेंथेनाइड के जो ऑक्साइड है ना बेटा, वो जल के साथ यानी कि वायु की जो नमी होती है ना उसके साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोक्साइडों का निर्माण कर लेंगे। और Ln2O3 जो ऑक्साइड बने हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके किसका निर्माण कर लेंगे, कार्बोनेटों का निर्माण कर लेंगे। तो यहां से तो क्या बनेंगे, इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे, है ना, और यहां से इनके क्या बनेंगे बेटा, कार्बोनेट्स बनेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेटों का निर्माण यहां से हो जाता है। ऑक्साइडों के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड और नमी वगैरह जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट वगैरह का निर्माण होता है। आपको पता है ना लेंथेनाइड जो है हाइड्रोक्साइड बना सकता है। देखो लेंथेनाइड के ऊपर 3+ चार्ज होता है ना, और हाइड्रोक्साइड बनाना है तो बताओ कौन सा चार्ज है, OH- चार्ज है ना। अब लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड बनाना है तो देखो LnOH का होल थ्राइस बनेगा, बोलो ऐसे बनेगा ना, इसकी टोपी इसके पैर में, इसकी टोपी इसके पैर में। ऐसे ही यदि आपको लेंथेनाइड के कार्बोनेट बनाने हैं, Ln के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, 3+ चार्ज होता है, और कार्बोनेट CO3 2-, बोलिए यही चार्ज होता है CO3 2-। तो Ln इसकी टोपी इसके पैर में और कार्बोनेट CO3 के पैर में, किसकी टोपी, लेंथेनाइड की टोपी। तो Ln2CO3 के होल थ्राइस का निर्माण यहां से हो जाता है। तो हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ये हाइड्रोक्साइड, ये कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेटों का निर्माण इनके ऑक्साइडों से हो जाता है आराम से। आगे बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ, जल से अभिक्रिया। अब देखो हाइड्रोक्साइडों का निर्माण जो है लेंथेनाइड जो होते हैं उनके ऑक्साइड जब बनते हैं तो वायु की नमी में भी जो जल उपस्थित होता है उसके साथ भी अभिक्रिया करके ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और वैसे भी लेंथेनाइड का जब आप जल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइडों का निर्माण होगा। परंतु ठंडे जल के साथ, अब जल भी जो है यहाँ नखरे भी हैं इनके, है ना, ठंडे जल के साथ में, अभी सर्दी चल रही है ना, तो सर्दियों में तो बड़ी ठंड लगेगी तो लेंथेनाइडों को भी ठंड लगेगी, तो ठंडे जल के साथ में ज्यादा अभिक्रिया शो नहीं करते, परंतु गर्म जल के साथ में बढ़िया जो है हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं। तो ठंडे जल के साथ लेंथेनाइडों की क्रियाशीलता कम पाई जाती है, परंतु गरम जल के साथ लेंथेनाइडों की क्रियाशीलता अधिक पाई जाती है। अब लेंथेनाइड के जो हाइड्रोक्साइड बने हैं इसका मतलब ये कैसी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, है ना। तो लेंथेनाइड ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अब क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, आपको याद हो तो, सीरियम से ल्यूटीशियम तक आने पर बताइए क्षारीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है कम हो जाएगी, साइज बढ़ेगा, ∆IH की वैल्यू कम होगी, ∆IH की वैल्यू कम होगी तो OH- त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी और क्षारीय प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। तो सीरियम से ल्यूटीशियम तक आने पर क्षारीय प्रबलता में कमी आती है।
बोलिए, इसका कारण हम लोग लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। तो हाइड्रोक्साइड जब ये बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ठंडे जल के साथ में तो ये कम अभिक्रियाशीलता दर्शाते हैं, परंतु गर्म जल के साथ में ये अधिक अभिक्रियाशीलता दर्शाते हैं और ये क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। और सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक आप जाओगे तो क्या होगा, क्षारीय प्रबलता में कमी आएगी। इसके बाद लैंथेनाइड जो है हेलोजनों के साथ में भी अभिक्रिया कर सकते हैं। अब हेलोजन में भी देखो आप, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनकी सबसे ज्यादा रिएक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, परंतु फ्लोरीन और आयोडीन की सबसे कम देखने को मिलेगी। 4 ही हेलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। क्यों ऐसा है ये हम लोग पी ब्लॉक में आराम से पढ़ चुके हैं बढ़िया डिटेल में, अब हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो फ्लोरीन और आयोडीन, इनकी जो रिएक्शंस है वो कम देखने को मिलती है, परंतु ब्रोमीन और क्लोरीन की जो रिएक्शंस है ना वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन की रिएक्शंस ही आप लोगों को यहाँ लैंथेनाइड्स के साथ भी देखने को मिलेगी। उसमें आप देखिए कि हेलोजन जो है लैंथेनाइड्स के साथ में अभिक्रिया करेंगे, वही लैंथेनाइड का 3+ चार्ज, Cl का -1 चार्ज, तो LnCl का होल थ्राइस बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब LnCl3 का होल थ्राइस, ये क्या बना, लैंथेनाइड क्लोराइड बना, है ना। अब कोई सा भी हो सकता है लैंथेनाइड, सीरियम क्लोराइड भी हो सकता है ना, प्रोमीथियम क्लोराइड भी हो सकता है, होल्मियम क्लोराइड भी हो सकता है ना। तो हम क्या बोल देते हैं इसको, लैंथेनाइड। जो भी लैंथेनाइड बना है, लैंथेनाइड का क्लोराइड या हैलाइड आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब लैंथेनाइड के क्लोराइड और लैंथेनाइड के फ्लोराइड वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं। ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ में ये रिएक्शन शो करेगा, तो हेलोजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लैंथेनम के क्लोराइड्स बनाएंगे। अगली बात करते हैं, तनु अम्लों के साथ में। अब देखो, तनु अम्ल का मतलब है पानी मिला हुआ। तो अगर आपको किसी अम्ल को तनु करना हो तो आप क्या करोगे, अम्ल में पानी मिला दोगे? भैया ऐसा मत करना, आप हमेशा अम्ल में पानी मत मिला देना। पानी में अम्ल मिलाना यदि तनु करना है तो, क्योंकि क्या होता है, यहाँ से जो ऊर्जा है बहुत अधिक मात्रा में निकलती है और हो सकता है कि जब आप ऐसा करो तो छलक करके ये ऊपर आ जाए और नुकसान हो जाए, है ना। ऐसा नहीं करना। तो तनु अम्लों के साथ में ये अभिक्रिया करके भी क्या बनाते हैं, उनके हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं, है ना। तो तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लैंथेनॉइड अम्लों के, लैंथेनाइड्स क्या करते हैं, अम्लों के H+ को विमुक्त कर देते हैं। मतलब क्या है कि एसिड जो होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है बेटा, H+ त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो लैंथेनाइड की जब भी रिएक्शन आप किसी भी अम्ल के साथ में करवाओगे, किसी भी तनु अम्ल के साथ में करवाओगे, तो लैंथेनाइड क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको H2 की फॉर्म में यहाँ से विमुक्त कर देगा, यानी कि H+ को हटा देंगे यहाँ से लैंथेनाइड्स। ठीक है, अब देखो जिस प्रकार से ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं उसी प्रकार से ये सल्फर के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लैंथेनाइड सल्फाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, लैंथेनाइड का सल्फाइड यहाँ पे से बन जाता है। एक होता है सल्फेट, SO4 होता है बेटा वो, ये क्या है, लैंथेनाइड का सल्फाइड। क्या है बच्चों, लैंथेनाइड का सल्फाइड। लैंथेनाइड सल्फर के साथ में बिल्कुल उसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं जैसे ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं। देख लीजिए, Ln के ऊपर 3+ चार्ज और S के ऊपर 2- चार्ज, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, और LnS का कंपाउंड को बनाएंगे। इसकी टोपी इसके पैर में और इसकी टोपी इसके पैर में। तो देखिए लैंथेनाइड का क्या बन गया, यहाँ पर सल्फाइड का निर्माण हो गया। अगली बात करते हैं, तो सल्फर के साथ में ये इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे बच्चों। देन फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया। तो देखिए नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया, नाइट्रोजन कौन से आवर्त का तत्व है बेटा, दूसरे आवर्त का तत्व है ना। और पी ब्लॉक के कौन से वर्ग का तत्व है, पी ब्लॉक के 15वें वर्ग का तत्व है। 15वें वर्ग का तत्व है, तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज पाया जाता है, देखिए लैंथेनम
के ऊपर 3+ चार्ज क्यों पाया जाता है, हम लोगों ने पढ़ लिया। नाइट्रोजन के ऊपर भी 3- चार्ज। अब आप बोलोगे कि मैडम इनका कंपाउंड यदि हम बनाए तो इसकी टोपी इसके पैर में और इसकी टोपी इसके पैर में रख दे। हाँ तो रख दो ना, जब दोनों एक बराबर हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, बिल्कुल इस प्रकार के लैंथेनाइड के नाइट्राइडों का निर्माण यहाँ पर होता है। परंतु इतनी आसानी से नहीं होता, यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान आप लोगों को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। 1000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का केल्विन ताप नहीं बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि लैंथेनम नाइट्राइड जब बनेगा, लैंथेनाइड का नाइट्राइड जब बनेगा ना बेटा, तो यहाँ पर आपको 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ेगी। अब 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान नापने के लिए आपको वो वाला पारे वाला थर्मामीटर नहीं, आपको लिक्विड नाइट्रोजन वाला थर्मामीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उच्च तापमान नापने के लिए भी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और इस प्रकार से नाइट्रोजन की अभिक्रिया लैंथेनाइड्स के साथ में दर्शाई जाती है। और रस समीकरण मिति यौगिकों का निर्माण। और रस समीकरण मिति यौगिक बनने का मतलब ही यह है कि जो दो तत्व आपस में मिल रहे हैं ना बेटा, वो दो तत्व जो हैं वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं है, यानी कि उनका कोई एक सरल अनुपात नहीं निकल सकता। तो ऐसे कंपाउंड जब बनते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, अरस समीकरण मितीय यौगिक कहा जाता है। अब अरस समीकरण मितीय यौगिक किस प्रकार बनेंगे, देखो लैंथेनम यदि हाइड्रोजन के साथ में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है तो लैंथेनम का डाइहाइड्राइड भी देता है और लैंथेनम का ट्राइहाइड्राइड भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या दे रहा है, अरस समीकरण मितीय यौगिक दे रहा है। इसी प्रकार देखो कार्बन के साथ में भी लैंथेनम का कार्बाइड बन रहा है, LnC2 बन रहा है, Ln3C बन रहा है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन मतलब लैंथेनाइड जो है, लैंथेनाइड हाइड्रोजन तथा कार्बन के साथ मिलकर अरस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय अरस समीकरण मितीय अरस समीकरण मितीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। जो सामान्य संयोजकता नियमों का पालन नहीं करते हैं। अरे नहीं करते हैं तभी तो अरस समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं। अरस समीकरण मितीय यौगिक, अच्छा अरस समीकरण मितीय, ये स होना चाहिए था भाई, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कोई नहीं, आप लोग सब विद्वान बच्चे हो, है ना। अरस समीकरण मितीय यौगिकों का निर्माण यहाँ पर लैंथेनाइडों द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से किया जाता है। तो हाइड्रोजन कभी डाइहाइड्रेट कभी ट्राइहाइड्रेट, ऐसे कार्बन के साथ में ट्राइकार्बाइड, डाइकार्बाइड और मोनोकार्बाइड का निर्माण ये लोग कर लेते हैं और तापमान जो है वो इतना ज्यादा यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं होती है रिएक्शन, कुछ भी कभी भी कैसे भी बनता है, यानी कि सामान्य संयोजकता नियम जो है वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं और अरस समीकरण मितीय यौगिकों का निर्माण यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में हो जाता है। तो टोटल मिला के आप लोगों को बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है। देखो आपने जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी ना बेटा, ये देखो, चाहे तनु अम्लों से करवाओ, चाहे हेलोजन से करवाओ, चाहे जल के साथ में करवाओ, चाहे वायु के साथ में करवाओ, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है कि जिस भी तत्व की रिएक्शन करवानी है उसके ऑक्सीकरण अंक और जिससे करवानी है उसके ऑक्सीकरण अंक को लिख करके इसकी टोपी इसके पैर में, इसका ऑक्सीकरण अंक बिना चार्ज के इसके पैर में और इसका ऑक्सीकरण अंक बिना चार्ज के इसके पैर में लगा देना है, तो आपको अलग अलग यौगिकों का निर्माण हो जाएगा। तो आपने वायु के साथ में अभिक्रिया करके इसके ऑक्साइड बनाए थे, जो कि बाद में वायु में उपस्थित नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स देते थे। दूसरी अभिक्रिया में आपने देखा था कि जल के साथ में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड देते हैं और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठंडे जल के साथ में हम अभिक्रिया नहीं करते हैं भाई, गर्म पानी चाहिए हम लोगों को, और
और सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर क्षारीय प्रबलता में कमी आती है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि तनु अम्लों के साथ में या हेलोजनों के साथ में किस प्रकार क्रिया करते हैं, तो वही जो सामान्य संयोजकता नियम है ना, वो यही है। क्या है कि Ln के ऊपर 3+ चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? -1 चार्ज होता है ना। अब ये दोनों मिलकर के जब यौगिक बनाएंगे तो Ln Cl का यौगिक बनाएंगे। इसकी टोपी इसके पैर में 1 हम लिखते नहीं है Ln को। सामान्य संयोजकता नियम के अनुसार LnC3 का निर्माण यहाँ पर, यानी कि लेंथेनाइड के क्लोराइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में हमने इसकी अभिक्रिया करवाई थी लेंथेनाइड्स की, तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाई थी। अब तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाई थी तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथेनाइड जो था 0 चार्ज वाला था और किस में परिवर्तित हो रहा था? 3+ में परिवर्तित हो रहा था, यानी कि इसका खुद का तो क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। तो सीधी सी बात है कि अम्ल का क्या करवाएगा? अपचयन ही करवाएगा ना, क्योंकि अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। अपचायक का जो गुण है वो क्या है? यही है, बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो अम्लों के साथ में क्या काम करेंगे? हाइड्रोजन को यहाँ से मुक्त कराने का काम करवाएंगे, H+ की फॉर्म में यहाँ से हाइड्रोजन को मुक्त करवाएंगे और सामने वाले को क्या कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। सल्फर के साथ में सल्फाइड का निर्माण किया था, वही सामान्य संयोजकता नियम के अनुसार। उसके बाद में नाइट्रोजन के साथ में भी सामान्य संयोजकता नियम को लगा करके इन्होंने नाइट्राइड का निर्माण किया था। और हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में इन्होंने अरासामीकरण मिथि यौगिकों का निर्माण किया, तो जो सामान्य संयोजकता नियमों का पालन नहीं करते। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में बस इतना ही बात करेंगे। अब हम बात करेंगे लास्ट जो टॉपिक है हमारा, लेंथेनाइड्स के उपयोग, लेंथेनाइडों के उपयोग। अब देखो लेंथेनाइडों के जो उपयोग है ना बेटा, उसमें पहला ही उपयोग है, बड़ा इंपॉर्टेंट उपयोग है, मिश्र मेटल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मिश्र मेटल या मिश्र धातुएं। एक होती मिश्र धातुएं, है ना। मिश्र धातुएं अलग चीज है बेटा। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मिश्र MISCH, है ना। मिश्र मेटल को मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ थोड़ा सा, मिश्र मेटल या मिश्र धातुएं, MISCH मेटल या मिश्र धातुएं। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अलॉयज बनाए थे, है ना, जैसे आप लोगों ने धातुओं का मिश्रण बनाया था जिसे आपने मिश्र धातु कहा था, है ना। है ये भी मिश्र धातु ही, परंतु लेंथेनॉइड्स के मिश्र धातुएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मिश्र धातुएं कहलाती हैं। यानी कि लेंथेनाइड के जो मिश्र धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? मिश्र धातुएं कहा जाता है। अब देखो मिश्र मेटल के बारे में मैं लिख देती हूं कि लेंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातुओं को मिश्र धातुएं कहा जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि लेंथेनाइड की जो मिश्र धातुएं बनती है ना, लेंथेनाइड तत्वों की जो मिश्र धातुएं बनती हैं उन्हें ही मिश्र मेटल कहा जाता है। अब इनमें सर्वाधिक मात्रा में सीरियम कितना? 40%, सीरियम 40%, आयरन भी यहाँ पर पाया जाएगा। जी हाँ, लेंथेनाइड्स के अलावा यहाँ पर आयरन वगैरह जो अन्य जो मेटल्स हैं लेंथेनाइड के अलावा वो भी यहाँ पर पाए जाएंगे, है ना। सीरियम आपका जो ND नियोडीनियम कितना? 44%, और आयरन जो है लगभग 5% के आसपास ये आयरन यहाँ पर पाया जाता है। और ये सर्वाधिक अमाउंट होता है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में सीरियम, नियोडीनियम और आयरन यहाँ पर पाया जाता है। इनमें सर्वाधिक मात्रा में ये उपस्थित होते हैं तथा सूक्ष्म मात्रा में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन,
है ना, और सल्फर वगैरह ये इस्तेमाल किए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सल्फर आदि, इनमें सर्वाधिक मात्रा में सीरियम, नियोडीमियम, आयरन उपस्थित होते हैं तथा सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सल्फर आदि उपस्थित होते हैं। अब ये जो मेटल्स होती है ना, मिश मेटल है ना बेटा, ये मिश मेटल्स कैसी होती है? पायरोफोरिक मेटल्स होती है। पायरोफोरिक मेटल्स का मतलब है कि पायरोफोरिक अलाय का मतलब है कि जब जो धातुएं यहाँ पर बनी हैं वो जरा सा रगड़ने पर ही क्या उत्पन्न करती है? चिंगारी उत्पन्न करती है। जैसे गैस लाइटर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी क्या होती है? रगड़ होती है। चकमक पत्थर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। चकमक पत्थर, जो आदि मानव जो था वो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ करके फिर चिंगारी उत्पन्न करते थे और आग जलाने का काम करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी आग लगेगी कैसे लगेगी? ये जो मिश्र धातु है ना बेटा, मैं लिख देती हूँ, मिश्र धातुएं पायरोफोरिक होती हैं। पायरोफोरिक धातुएं होती हैं, मैं धातुएं भी लिख देती हूँ। पायरोफोरिक मिश्र धातु होती है जो अतः इनका उपयोग मतलब ये क्या करती है? रगड़ से ही, है ना, इनका घर्षण से चिंगारी उत्पन्न करने का काम होता है। तो पायरोफोरिक मिश्र धातु होती है जो घर्षण द्वारा चिंगारी उत्पन्न करती है। मतलब पायरोफोरिक का मतलब ही यही है कि घर्षण से चिंगारी उत्पन्न करना, है ना। घर्षण वो चकमक पत्थर में नहीं था, आदि मानव जलाता था ऐसे, यूं पत्थर को 2-4 बार ऐसे करता। आप डिस्कवरी चैनल देखो, है ना, डिस्कवरी चैनल में भी आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी, आजकल तो बैटरी वगैरह से जलाने लगे हैं, पहले वो ऐसे ही रगड़ के किसी चीज को, वो एक्चुअली क्या होता था? पत्थर नहीं होता था, वो ये मिश मेटल होती थी, है ना। उस टाइम हम लोगों को या आदि मानव को पता नहीं था कि ये मिश मेटल के नाम से जाना जाएगा, या पायरोफोरिक मिश्र धातु कहलाएगा, है ना। तो ऐसी धातुएं जिन्हें रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न की जाती, आग लगा दी तो मिश्र मेटल जो पायरोफोरिक मिश्र धातु बनाती है, जिसमें रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न कर सकते हैं। तो मिश्र मेटल क्या होती है? लेंथेनाइड की जो मिश्र धातुएं होती है, लेंथेनाइड जो अलॉय बनाता है वही क्या कहलाती है? मिश्र धातु कहलाती है। और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर सीरियम, नियोडीमियम और आयरन उपस्थित होता है, और बहुत सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सल्फर वगैरह भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ये कैसी धातुओं का निर्माण करती है बेटा? पायरोफोरिक धातुओं का निर्माण करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पायरोफोरिक का मतलब, तो जो घर्षण से चिंगारी उत्पन्न करे वो पायरोफोरिक कहलाता है। पायरोफोरिक धातु का निर्माण करते हैं जो घर्षण द्वारा चिंगारी उत्पन्न करते हैं। कि चिंगारी उत्पन्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहाँ इस्तेमाल होंगे, है ना। तो इनका उपयोग गैस लाइटर, गैस का जो लाइटर होता है ना, वो छोटा वाला जो लाइटर होता है उसमें भी चट चट करके आवाज आती थी, वो ऐसे घूमता था पहिया, और घर्षण से वहां पर भी चिंगारी उत्पन्न होती थी जो गैस निकलने पर आग लगाने का काम कर देते थे। तो गैस लाइटर, बंदूक की गोली का जो कवच होता है ना बेटा, उसके निर्माण में भी यही काम आता है। खतरनाक प्राणी है। तो इसका उपयोग गैस लाइटर, बंदूक की गोली का कवच बनाने आदि में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि भाई मैग्नीशियम मिश्रित मिश्र धातु का उपयोग जो जेट विमान होते हैं ना बेटा,
मैग्नीशियम मिश्रित जो मिश्र धातु है उसका उपयोग जो है वो जेट इंजन निर्माण में किया जाता है। जेट इंजन क्या काम करता है? जेट इंजन आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चरों में ही देखा होगा, सीधी सी बात है कि वो क्या करते हैं, पीछे की तरफ से जो जेट इंजन होता है वो भी वहां पर जो है रगड़ रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न करता है, आग लगाता है और गैसेस जो है वो उनको धक्का देती ताकि वो ऊपर की तरफ ज्यादा अपथर्स्ट महसूस करे, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ने का काम करे। तो वो जो भी मैकेनिज्म है ना उसमें मैग्नीशियम मिश्रित मिश्र धातु का ही निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम मिश्रित मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी इनके उपयोग हैं। क्या क्या उपयोग हैं? सीरिया कोई देश नहीं है, यहाँ पे हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीरियम के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। किसका नाम है? जिसका नाम है सीरिया। जैसे आपने पढ़ा होगा ना सिलिका, वैसे ही यहाँ पर क्या है? सीरिया, CeO2। जैसे सिलिका होता है ना उस तरीके का एक नाम है सीरिया। सीरिया का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? सीरिया का उपयोग गैस मेंटल ये वो वाला मेंटल नहीं है जो आप सोच रहे हो, हाँ जो आप मुझे समझते हो, ये वो वाला मेंटल नहीं है। गैस मेंटल होते हैं बेटा, जो अपने लालटेन होते हैं ना गैस वाले, उनमें मेंटल लगाया जाता है एक सफेद कलर का। गांव वाले बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है ना। तो वो गैस मेंटल बनाने का में भी इसका उपयोग, सीरिया का उपयोग किया जाता है गैस मेंटल बनाने में। तथा ग्लास पॉलिश में किया जाता है, यानी कि गैस मेंटल बनाने में और ग्लास की पॉलिश करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य जो हमारी मिश्र धातुएं हैं उनका उपयोग, जैसे आप चश्मे लगाते हैं ना, अलग अलग रंग के चश्मे लगाते हैं, तो रंगीन चश्मे बनाने के लिए भी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो नियोडीनियम का ऑक्साइड हो या प्रोमीशियम का ऑक्साइड हो, किस किस का? नियोडीनियम का और प्रोमीशियम का। देखो Nd2O3 तथा प्रोमीशियम का Pr2O3 का उपयोग रंगीन कांच बनाने में या रंगीन ग्लासेस जो होते हैं, ग्लासेस का मतलब रंगीन चश्मे बनाने में, है ना। मैं चश्मे लिख देती हूँ। रंगीन चश्मे बनाने में किया जाता है। और लेंथेनम का जो ऑक्साइड होता है, किसका? लेंथेनम। जी हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि लेंथेनम भी यहाँ पर जो है लेंथेनाइड्स के साथ में समानता प्रदर्शित करता है। तो लेंथेनम के ऑक्साइड का उपयोग क्रुक्स ग्लास, कौन सा ग्लास बेटा? क्रुक्स ग्लास बनाने में किया जाता है, जो पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब मतलब जो आपके जो लेंथेनाइड की मिश्र धातुएं हैं वो पायरोफोरिक अलॉयज होते हैं। पायरोफोरिक अलॉयज होने का मतलब घर्षण से चिंगारी उत्पन्न करते हैं, इसलिए गैस लाइटर में, बंदूक की गोली का कवर बनाने में। मैग्नीशियम वाली जो मिश्र धातु होती है उसका उपयोग जेट इंजन बनाने में किया जाता है। सीरिया जो होता है उसका उपयोग गैस मेंटल वगैरह या ग्लास पॉलिश में काम में लिया जाता है ना। नियोडीनियम का ऑक्साइड, प्रोमीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो किस में काम आता है? रंगीन चश्मे बनाने में काम आता है। लेंथेनम का जो ग्लास बनाने में या रंगीन ग्लास बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इनके और उपयोग हैं, जैसे नियोडीनियम का ऑक्साइड और सिलेनियम का ऑक्सिलेटो जो है वो लेजर लाइट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कई सारे उपयोग हैं। आपसे लेंथेनाइड के उपयोग यदि पूछे जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे लेंथेनाइड के उपयोग में? पहला तो लिख देंगे मिश्र धातु। आपको डायरेक्ट प्रश्न आता है मिश्र धातु क्या कहलाती है? पहली बात
है ना। तो मिश्र धातु कुछ नहीं होती, लैंथेनाइड तत्वों का जो मिश्र धातु है वही क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। यहाँ से प्रश्न आता है, एक लैंथेनाइड संकुचन से प्रश्न आता है बेटा, मिश्र धातु से प्रश्न आता है, और अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में से किसी से पर से यदि प्रश्न आता है तो आपको मैंने सामान्य जो संयोजकता के नियम है, इसकी टोपी उसके पैर में, उसकी टोपी इसके पैर में लगा करके आप जो है सामान्य संयोजकता नियम के अनुसार जो है आप अपनी अभिक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो देखने को मिलते हैं वो यही कहते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, है। तो आपको जो रिएक्टेंट्स है वो दे रखे होते हैं, उनसे मिलकर के आपको कंपाउंड बनाना, बड़ा इजी सा काम होता है। ऑर्गेनिक में भी यही आता है। तो लैंथेनाइड्स में भी अगर ये आ जाए तो आप सामान्य संयोजकता नियम का उपयोग करते हुए ऑक्साइडों का, है ना, सल्फाइडों का, नाइट्राइड्स का, हाइड्रोक्साइड्स का, है ना, इनका सबका निर्माण कर सकते हो। दूसरी बात, उपयोग के बारे में बात करेंगे तो मिश्र मेटल डायरेक्ट देंगे कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो लैंथेनाइड के जो इतने भी जो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन कौन, सीरियम, नियोडीनियम और आयरन वगैरह उपस्थित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये तो हुआ ही नहीं 100, है ना, 40 और 44 दोनों मिलकर के 84 हुआ, 84 + 5 100 तो हुआ नहीं। तो भाई कुछ मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सल्फर भी उपस्थित होते हैं, इसलिए कम मात्रा में ये सब और अधिक मात्रा में ये उपस्थित होते हैं। और मिश्र धातुएं कैसी होती हैं, पायरोफोरिक होती हैं, और इनका उपयोग जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। ये देखिए, तो आज के जो लेक्चर है, आज हमारे लेक्चर में हमने लैंथेनाइड्स के बारे में संपूर्ण चर्चा की, लैंथेनाइड के उपयोगों के बारे में बात की, लैंथेनाइडों की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करी। उसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चालू करते हुए ऑक्सीकरण संख्या बनाने के जो प्रभाव थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिमाग में रखते हुए, यानी कि जब भी आप इनऑर्गेनिक का कोई भी वर्ग पढ़ते जाएंगे या कोई भी ब्लॉक पढ़ते जाएंगे या कोई भी सीरीज पढ़ते जाएंगे ना बेटा, तो एक तरफ आप उस सीरीज, जिस सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उस सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते चले, है ना। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और हर एक टॉपिक को उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में रिलेट करके पढ़ते चलो बच्चों। जब आप इस तरीके से काम करना शुरू कर देंगे ना तो कोई नहीं बोल पाएगा कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। ये बहुत गंदी बात केमिस्ट्री के बारे में फैला रखी लोगों ने, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, है ना, और केमिस्ट्री का जो है कोई लॉजिक नहीं है। जी नहीं, ये तीनों ही बातें सरासर गलत हैं। ये मैं आप लोगों को प्रूफ करके यहाँ पर बताती हूँ कि लैंथेनाइड्स या कोई भी इनऑर्गेनिक का टॉपिक हो, केमिस्ट्री बिल्कुल रटने का सब्जेक्ट नहीं है, पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, पहली बात। दूसरा, कोई एक्सेप्शन नहीं है केमिस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर यदि देना आता है तो ही आप दे पाएंगे, वरना तो एक्सेप्शन ही कहेंगे। और तीसरी बात कि केमिस्ट्री में कोई लॉजिक नहीं है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री लॉजिक से चलता है। आप जब ABCD पढ़ते हैं तो ABCD में ए नहीं पढ़ोगे तो एप्पल की स्पेलिंग कैसे बनाओगे, है ना। इसी तरीके से केमिस्ट्री में जब आप पीरियडिक टेबल जो है ना उसको अच्छी तरीके से रट लो, है ना। रटने का मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रटने बैठा हाइड्रोजन लिथियम, मैंने जैसे आप लोगों को बताया है यहाँ पर उस तरीके से आप लोगों ने यदि पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल पूरा का पूरा बिना एटॉमिक नंबर के, बिना परमाणु क्रमांक के पूरी जो आवर्त सारणी है उनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संकरण, ये यदि आप लोगों को निकालना आ गया ना बेटा, आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक तो ऐसी जगह, हाँ आने दो, कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमने संजीवनी बूटी ली हुई है। संजीवनी बूटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक तरफ रखेंगे और टॉपिक हमारा पढ़ते चलेंगे, तो हमारी जो इनऑर्गेनिक है वो बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। और ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हैं जिनको करने के हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती हैं, उनको आप ध्यान में रखें और केमिस्ट्री चलते चलें। पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, यदि ध्यान से पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए तो आज के लेक्चर में इतना ही। श्रुति मालवी आप लोगों का धन्यवाद करती है। नमस्ते। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।